स्टूडेंट, वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 12 का चैप्टर 3 का फर्स्ट वीडियो लाई हूँ। इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड हैं कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं और जो नहीं आने वाले हैं उसके मैंने टॉपिक्स के नेम दे दिया है। ठीक है, तो इन केस अगर कोई और बोर्ड का भी मेरे साथ जुड़ा हुआ और उनके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें वो कि ये टॉपिक भी मैम कवर कर लें, तो मैं वो उसके लिए भी अलग वीडियो बना दूंगी। फिलहाल के लिए सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। तो एक और बात मैं यहाँ पे कंफर्म करना चाहूंगी आप सबके सामने कि मैंने जो वीडियोस बनाया है क्लास 12 से मतलब 11 तक तो नोट सारे मिलेंगे आपको, उसमें जितना हो सके मैं फास्ट कवर करने की कोशिश करूंगी। पर 12th का क्योंकि सिलेबस काफी वास्ट है और अगर मैंने हर एक चैप्टर का यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट करना सॉल्व कर दिया तो फिर काफी टाइम चला जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया है कि जितने भी कॉन्सेप्ट है उस चैप्टर से वो मैं एक वीडियो में बना दूं और नेक्स्ट 2 या 3 वीडियोस में जितने भी बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन आए हैं वो 1 मार्क्स के 2 3 जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन है मैं बनाकर एक वीडियो में डालकर आपके लिए दे दूंगी। इन केस किसी और को अगर यूपी बोर्ड का या बिहार बोर्ड से भी कोई क्वेश्चन पेपर है जिसमें डाउट्स है तो मुझे मेरे ईमेल आईडी पे अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकता है और मैं उसका सोल्यूशन उसको एक वीडियो में कवर करके दे दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर। तो सबसे पहले टॉपिक है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का यूज हम इक्वेशन सॉल्विंग करते हैं, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं और इसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इक्वेशन फॉर्म में वेरिएबल के साथ करते हो एक्स वाई के साथ, वैसे ही सेम विदाउट वेरिएबल हम मैट्रिसेस में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिसेस में होता क्या है, रोज होते हैं। ठीक है, रोज फर्स्ट रो, सेकेंड रो और ये थर्ड रो, और ये जो वर्टिकली रहता है उसे हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने रोज है आपके, जो हॉरिजॉन्टल में है 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हो रो और कॉलम वाइज। एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, जो भी आप डेटा लिख रहे हो उसको सिस्टमैटिक, जैसे यहाँ पे अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है राधा, फौजिया एंड सिमरन, 3 लड़कियां हैं जिन्होंने अलग अलग चीज लिया है। कैसे लिया है, 15 बुक्स लिए और 6 पेन लिए। किसने लिया है, राधा ने। तो अगर मैं राधा का डेटा कर रही हूँ तो 15 के सामने मेरा क्या आना चाहिए, 6। फौजिया का कर रही हूँ तो 10 बुक्स के सामने कितना आना चाहिए, 2 पेन्स। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया। आप रैंडमली फिल मत करिए, नहीं तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। डेटा को सिस्टमैटिक रिप्रेजेंट हम इस मैट्रिक्स के फॉर्म में कर सकते हैं। फिर सिमरन का आ गया 13 उस नोटबुक लिया उसने और 5 पेन्स लिया। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये डेटा किसके लिए, राधा के लिए है, ये फौजिया के लिए है और ये सिमरन के लिए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चन पूछा रहा है, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 नोटबुक का कॉस्ट कितना हुआ, या फिर ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दिस मैट्रिक्स। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, जो उसकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम होते हैं। ठीक है, अगर m रोज है और n कॉलम है तो ये इसका ऑर्डर हो गया। तो मतलब ऑर्डर क्या हो गया मैट्रिक्स का, m इंटू n, m रोज और n कॉलम। सपोज किसी मैट्रिक्स का 3 रोज है, सपोज 1 2 3 और ऐसे कोई मैट्रिक्स दिया है, तो इसमें कितने किस ऑर्डर में है ये, रोज इंटू कॉलम। कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, आप ये ध्यान दीजिए कि जब भी रिप्रेजेंट करते हैं हम रो इंटू कॉलम के फॉर्म में करते हैं, कॉलम इंटू रो के फॉर्म में नहीं होता है, रो इंटू कॉलम के फॉर्म में रहेगा जब भी। और एलिमेंट्स आप कैसे पता कर सकते हैं, ये जो ऑर्डर है इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, यहाँ पे जैसे 3 इंटू 2 क्या होता है, 6। तो यहाँ पे आप देखो 6 एलिमेंट है, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, टोटल 6 एलिमेंट है इस मैट्रिसेस में। सिमिलरली अगर हम m जनरलाइज फॉर्म में देखने जाए तो m इंटू n क्या हो जाएगा, 2 वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन, वेरिएबल में आएगा आंसर mn। तो m की वैल्यू जो भी रहे, n की वैल्यू जो भी रहे, उसको रख के हम इसका नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 फॉर्मूले हमें मिल गया, ऑर्डर मिल गया और नेक्स्ट क्या मिल गया हमें, कितने मैट्रिसेस में कितने एलिमेंट है, हर एक मैट्रिसेस में मतलब कितने एलिमेंट है सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब यहां से स्टार्ट होता है मैट्रिसेस का टाइप। ठीक है, कौन से मैट्रिक्स को हम किस नेम से जान सकते हैं। ठीक है, तो इन केस एग्जाम में जैसे अगर आपको ये फिलिप्स के लिए पूछ सकता है, ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं मैट्रिसेस
विच हैज ओनली वन कॉलम, ठीक है, कोई भी मैट्रिसेस जिसका केवल एक ही कॉलम हो तो उस मैट्रिसेस को हम क्या कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि एक ही कॉलम है ना, ठीक है। ये जैसे एग्जांपल के लिए ये ले लीजिए 0√3 -1 1/2, इसमें रोज कितने हैं 1 2 3 4, 4 रोज है पर कॉलम कितने हैं, ओनली वन, ठीक है, ओनली वन कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल कॉलम मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कैसे बोलेंगे हम, m इंटू एन, वेर m क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे कैसे हो गया कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर, कितने रोज है ये, टोटल 4 रोज है, 4 इंटू 1, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम नेसेसरी है, वैसे रो मैट्रिक्स में केवल एक रो होना मस्ट है, ठीक है। तो अगर फिलअप्स में आप क्वेश्चन पूछे या फिर डेफिनेशन पूछे तो आप बोल सकते हो, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रोज, ठीक है। तो ओनली वन रोज है यहाँ पे, ठीक है, रोज यहाँ पे होता है, कॉलम कितने हैं टोटल 1 2 3 एंड 4, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, वन रो, कॉलम कितने 4, तो वन ऑर्डर 4। और अगर जनरलाइज फॉर्म में अगर हम देखने जाए मतलब, तो हो जाएगा रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 इंटू एन, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। इस तरीके से आप रो मैट्रिक्स को लिख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या चीज रहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज रहता है वही सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, मतलब जितने भी नंबर ऑफ रोज रहे वो इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। आप एग्जाम में NO डॉट मत लिखिएगा प्लीज, इसको शॉर्ट फॉर्म इस तरीके मत लिखिएगा, इस तरह लिखिएगा नंबर ऑफ, ठीक है। यहाँ मेरे मुझसे मिस्टेक हुई है, मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूंगी, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेम लिखा है, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n वेयर m इज इक्वल्स टू n, ठीक है। इस तरीके से आप स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन दे सकते हैं। ये एग्जांपल हो गया 3 रोज 3 कॉलम है यहाँ पे, ठीक है, 3 और एलिमेंट कितने हैं हमारे यहाँ पे 9, 3 इंटू 3 क्या होता है 9, टोटल 9 एलिमेंट है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, आप नेम से सर्च कर रहे हैं, जैसे रो मैट्रिक्स में रो ओनली वन रो, कॉलम मैट्रिक्स में हमारे ओनली वन कॉलम, और स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम, वैसे ही डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब हो गया डायगोनली एलिमेंट प्रेजेंट, बाकी सारे एलिमेंट क्या है उसके जीरो, मतलब जितने भी डायगोनल, मतलब यहाँ पे देखिए ये दोनों डायगोनल एलिमेंट है, ये नॉन जीरो है, बाकी सारे जीरो है, ये डायगोनल एलिमेंट थे, ये नॉन जीरो है, बाकी सारे जीरो है। अब सिंगल रो सिंगल कॉलम का भी हो सकता है, तो ओनली 4, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट भी हो गया, और क्योंकि 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है ये, तो ये सब कुछ डिपेंड करा, इसके अलावा और कोई एलिमेंट इसमें रख नहीं सकते। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया डायगोनल मैट्रिक्स का। तो इसको अगर हम जनरल फॉर्म में देखना जाए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स B is equals to Pij m cross m is said to be diagonal matrix if it all has non-zero diagonal element, and that is B is equal to Bij m cross m is said to be diagonal matrix if Bij is equals to 0 where I is not equals to 0। ये कहना क्या चाह रहा है, मतलब ये पोजीशन कौन सा हमारा 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो आप देखोगे दोनों ही, जब जहां पे ये पोजीशन दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, 1 1 सेम आ रहा है, 2 2 सेम आ रहा है, वहां पे आप बोल सकते हो कि ये वहां पे नॉन जीरो एलिमेंट है। बाकी अगर दोनों ही रो नंबर और कॉलम नंबर अगर डिफरेंट है तो इसमें बोल सकते हैं इसमें जीरो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इसमें इधर देखें हम, फर्स्ट रो सेकंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो आप देखोगे जहां पे रो और कॉलम का नंबर सेम है वहां पे क्या है, ये नॉन जीरो एलिमेंट है, बाकी सारी जगह क्या है जीरो एलिमेंट है। तो हम इसी को रिप्रेजेंट करें, जब आई और जे क्या रिप्रेजेंट करें यहाँ पे, रो और कॉलम का नंबर, ठीक है। जहां पे आई और जे सेम नहीं है वहां पे
इन सब का वैल्यू क्या हो जा रहा है 0, और जहां पे ये सेम है वहां पे क्या वैल्यू आ रहा है नॉन जीरो एलिमेंट कोई भी। तो ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स नॉट scalar matrix. A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if diagonal elements are equal, and that is square matrix. B is equals to Bij n cross n is said to be scalar matrix if Bij equals to 0 and Bij equals to k, where I is equals to j। मतलब जब Bij मतलब जब एलिमेंट जो है रो और कॉलम डिफरेंट पोजीशन पे हो, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम या फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इस तरीके का जो मैंने बताया था अभी काउंट करके, वो कंडीशन में क्या हो जाए 0 हो जाए एलिमेंट। और अगर वो दोनों सेम है, रो और कॉलम का नंबर सेम है, तो वहां पे सेम नंबर रिप्रेजेंट करें, ठीक है, कोई भी एक नंबर वो सेम रहे, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के लिए 3, ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स देखेंगे हम, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, साथ में ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि -1 यहाँ पर भी है, -1 यहाँ पर भी है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है? पहले स्केलर मैट्रिक्स का कंडीशन है पहले तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद क्या होना चाहिए? उसके जो डायगोनल एलिमेंट है जो भी रहे, डायगोनल एलिमेंट जो भी रहे वो सेम होना चाहिए, ठीक है, 1 2 √3 कुछ भी रहे, पर हमेशा डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए वो सेम। खाली अगर डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है बाकी सारे 0 है तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। पर अगर डायगोनल एलिमेंट जो भी है वो अगर सेम भी है तो हम उस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे ये सी मैट्रिक्स जो है उसमें √3 कॉमन है, बाकी सारे एलिमेंट कैसे है 0। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया स्केलर मैट्रिक्स का, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 1, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 2 एंड इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स रहता है, पर डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर, ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स रहता है और डायगोनल मैट्रिक्स के साथ इसमें जो भी एलिमेंट अदर रहते हैं, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स से क्या मतलब होता है? सिर्फ डायगोनली एलिमेंट प्रेजेंट रहे, बाकी सारे 0 रहे, ठीक है, यहाँ पे 0 रहे। तो डायगोनल एलिमेंट में जब 1 से प्रेजेंट रहे 1, ठीक है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिंक बता देती हूँ, डायगोनल एलिमेंट होगा तभी उसमें चांसेस है कि स्केलर मैट्रिक्स आए, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स तब होगा, स्केलर मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब होगा जब उसके डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम तो रहते ही है, पर 1 होना चाहिए, वो सेम होने के बाद भी 1 होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल हुआ तो स्केलर मैट्रिक्स पॉसिबिलिटी है कब? जब उसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो। अब स्केलर मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब पॉसिबल है? जब उसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो और वो 1 हो, ठीक है। तो यही डेफिनेशन यहाँ पे दी हुआ है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 1 रो 1 कॉलम के ऑर्डर में ये 1 है, 2 रो 2 कॉलम के ऑर्डर में 1 1 बाकी सारे 0, 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में 1 1 3 टाइम्स है, बाकी सारे एलिमेंट 0 है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स समझ में आई होगी, जीरो मैट्रिक्स मतलब जिस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 हो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट इसमें नॉन जीरो ना हो, तो उस मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं 0। जैसे ये हो गया एग्जांपल के तौर पे, ये हो गया, ये सारे एग्जांपल कैसे हो गए जीरो मैट्रिक्स के, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? उसके रो और कॉलम की पोजीशन और उस नंबर से करेंगे। मतलब जैसे ये है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या प्रेजेंट है 2 है, और यहाँ पे भी सेम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या प्रेजेंट है यहाँ पे 3, यहाँ पे भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या प्रेजेंट है यहाँ पे 0, यहाँ पे भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है आपका 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है आपका 1, यहाँ पे भी सेम नंबर प्रेजेंट है। तो ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हो गए एग्जांपल इक्वल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो आप, नंबर तो दोनों मैट्रिक्स सेम है, पर अगर आप पोजीशन वाइज चेक करने जाओ तो ये मैट्रिक्स सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या है यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या है, सॉरी यहाँ पे 12 मैंने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 3 है
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों नॉट इक्वल टू का एग्जाम्पल होगा, और ये दोनों इक्वल टू इक्वल एग्जाम्पल हो गए। तो मतलब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आप सिर्फ नंबर से नहीं चेक करोगे, बल्कि उसकी पोजीशन पे भी ध्यान दोगे कि वो कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं बस उसमें वैसे ही करना है, पर ये ध्यान देना है जैसे अगर हम यहाँ पे एडिशन करने जा रहे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ का भी एलिमेंट हमारा हमें लेना पड़ेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ही एडिशन करना होगा। मतलब ये हम अगर लिखने जाए तो ये हो जाएगा 80 प्लस 90, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इसका पोजीशन नहीं चेंज होना चाहिए। अगर ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है तो ये यहां से भी हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही करेंगे। दूसरी बात, एडिशन में हमेशा हमें ध्यान देना होगा कि एडिशन उसी का पॉसिबल है जब रोज और कॉलम दोनों ही मैट्रिक्स सेम हो। जैसे यहाँ पे 3 रोज है, यहाँ पे भी 3 रोज है, यहाँ पे 2 कॉलम है, यहाँ पे भी 2 कॉलम है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी किसी मैट्रिक्स का पॉसिबल है जब रोज और कॉलम के नंबर सेम हो। ठीक है, और जब ऐड कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना होगा कि हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करेंगे। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही इधर लेना पड़ेगा। सेकंड, हम देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कॉलम ले रहे हैं तो यहां से भी एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स से फर्स्ट और सेकंड कॉलम का लेंगे। ठीक है, ऐसे ही ये 75 से ऐड होगा 70 का, 90 का ऐड होगा 75 से, और यहाँ पे हो जाएगा 65 से एडिशन हो जाएगा 55 का, और 85 का एडिशन हो जाएगा 75 का। इस तरीके से आप कोई भी दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर इसको ऐड करके जो लिखेंगे वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नया नहीं है, सेम मैंने वही एडिशन यहाँ करके मैट्रिक्स में दिखा दिया है। ठीक है, तो सेम मैंने वही मैट्रिक्स यहाँ पे दिखा दिया है, कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं किया हुआ। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करने के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। एक और मैट्रिक्स में हम लिखे तो कैसे हो जाएगा ये 80 प्लस 90 170, 60 प्लस 50 110, ये हो जाएगा 145, ये हो जाएगा हमारा 120, ये हो जाएगा 165, और ये हो जाएगा 160। ठीक है, इस तरीके से ये मैट्रिक्स हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मैट्रिसेस हैव टू बी द सेम ऑर्डर। अच्छा, ये वो वही बात है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैट्रिक्स जो एडिशन के लिए हमें चाहिए होता है वो हमें सेम ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 रोज 3 कॉलम का अगर फर्स्ट मैट्रिक है तभी सेकंड मैट्रिक्स हम तब ऐड कर सकते हैं जब दूसरा मैट्रिक्स भी हमारा 2 रो 3 कॉलम में हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, यहाँ पे 2 रोज 3 कॉलम है, यहाँ पे भी सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज 3 कॉलम है, तो इन दोनों का एडिशन पॉसिबल है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर। तो अभी हम इस टॉपिक में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं इसके एक स्केलर नंबर से। ठीक है, कोई भी एक नंबर से हम कैसे करेंगे, तो इसमें भी करने के लिए जैसे अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, 3 1 1.5 √5 7 -3 2 0 5। तो अगर किसी नंबर से मतलब कोई स्केलर नंबर मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, हर एक नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो जिस पोजीशन पे है उसको उसी पोजीशन में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये इसका पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो जब हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो वो भी नंबर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे ही रहना चाहिए। ठीक है, फिर 3 का मल्टीप्लाई हम 1 से कर रहे हैं तो ये पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के पोजीशन पे लिखा है हमने। फिर 3 को मल्टीप्लाई किया 1.5 से, तो ये भी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे है, तो इसको मल्टीप्लाई करके 4.5 आ गया हमारा। सिमिलरली बाकी नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया, 3 को √5 से किया तो 3 √5 आ गया, 3 को 7 से किया तो 21 आ गया, 3 को -3 से किया तो -9 आ गया, 3 को 2 से किया तो 6 आ गया, 3 को 0 से किया तो 0 आ गया, 3 को 5 से किया तो 15 आ गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हम सभी नंबर से कर देंगे और
उसका पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है, उसका पोजीशन जहां है वही रहना चाहिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मतलब उसका साइन चेंज कर देना। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है। मतलब सिंपली कहना चाहूँ तो इसमें -1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे 3 है, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा -3, यहाँ पे 1 है तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे -5 है तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा +5, और यहाँ पे x है तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका -6। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, नेगेटिव ऑफ a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a इज इक्वल्स टू -1 इंटू a। तो -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आप वन स्टेप में भी कर सकते हैं, आपको पता ही होगा नेगेटिव मतलब उसका साइन चेंज करना। ठीक है, अगर प्लस है तो वो माइनस की तरफ चला जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस की तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ किसी भी नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, जैसे हम एडिशन कर रहे थे सेम वे में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो पहला जो मैट्रिक्स है उसको वैसे कैसे लिखेंगे, अगर सपोज 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है और सेकंड मैट्रिक्स क्या हमने ले लिया हमने 1 0 0 2। ठीक है, इस तरीके अगर हमको इसको माइनस करना है मतलब a माइनस बी करना है तो हमें इसको कैसे करना होगा a प्लस माइनस ऑफ b। ठीक है, ये यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा ना यहाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे, a को a की जगह लिख देंगे हम 1 2 3 4। अभी मैंने बताया नेगेटिव ऑफ b मतलब साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन डाल दो और यहाँ पे जाएगा प्लस है तो +1 है तो -1 हो जाएगा। 0 को तो साइन चेंज करने का कुछ मतलब नहीं, क्योंकि जो 0 जो हमारा नॉन नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे भी 0 हो गया, ये -2 हो गया। अब इसका हम एडिशन कर लेंगे जैसे नॉर्मल करते थे, तो 1 में से 1 गया तो 0 आ गया, 2 में से 0 किया तो 2 ही रहेगा, 3 में से 0 किया तो 3 रहेगा, 4 में से 2 किया तो +2 आ जाएगा। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। तो सेम जैसे हम एडिशन करते थे वैसे ही सब्ट्रैक्शन के टाइम हमें ध्यान देना रहेगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो है सेम होना चाहिए, तभी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं कोई भी मैट्रिसेस का। पर ये केस मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप दो मैट्रिसेस का भी मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो अभी हम देख लेते हैं कि जब हम किसी मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं तो वो कौन कौन से प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। तो वो कम्यूटेटिव फॉलो करता है, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मतलब अगर हमने इस तरह के कोई मैट्रिक्स ले लिया, ये ए है, और अगर हमने बी ले लिया 2 3 4 5, ठीक है, तो आप a प्लस बी करो, मतलब a पहले मैट्रिक्स रखो फिर b रखो, या b प्लस b पहले रखो और फिर a मैट्रिक्स लिखो, दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा सेम रहेगा। तो एडिशन जो है इसमें कम्यूटेटिव होता है मैट्रिक्स में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन नहीं कम्यूटेटिव होता है। अगर आपने a माइनस बी लिखा और b माइनस a किया, ये दोनों सेम नहीं होंगे, ये दोनों अलग होंगे। तो एडिशन पर मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, पर सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, एसोसिएटिव सेम, जैसे अगर दो मैट्रिक्स का एडिशन हमने ऑर्डर नहीं ध्यान दिया, वैसे ही 3 मैट्रिक्स अगर हम ले रहे हैं, मतलब कितने भी मैट्रिक्स ले रहे हैं, कोई भी ऑर्डर में हम एडिशन करें, आंसर हमेशा सेम आएगा। चाहे आप मैट्रिक्स ए और बी का जो आंसर है उसको सी में ऐड कर दो, या बी और सी को पहले ऐड कर लिया फिर ए को इसमें ऐड किया, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो मतलब मैट्रिक्स एडिशन रूल पे, मतलब एडिशन ऑपरेशन पे एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, पर सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करेगा। जब सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं फॉलो कर सकता है तो एसोसिएटिव तो डेफिनेटली फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कोई भी नंबर में ऐड करो आप और वो नंबर ना बदले, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। मतलब जो है वो यूनिक है, यहाँ पे यूनिकनेस हो गया। मतलब अगर 3 है, 3 में ऐसा क्या ऐड करे कि वो सेम नंबर ही रहे, तो वो 0 हो सकता है। सेम वे में कोई भी मैट्रिक्स कब चेंज नहीं होगा, जब इसमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड करें। वो कौन सी मैट्रिक्स होती है हमारी, जीरो मैट्रिक्स। मतलब जब सारे मैट्रिक्स का एलिमेंट 0 रहेगा और उसको हम ऐड करेंगे तो वो मैट्रिक्स सेम रहेगा। ठीक है, तो
मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ रो रहेगा जितने नंबर ऑफ कॉलम रहेगा उतने ही नंबर के मैट्रिक्स को हम इसका आइडेंटिटी बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम मैट्रिक्स है तो इसका आइडेंटिटी कैसा हो जाएगा, 2 रोज 2 कॉलम में 0 लिख देंगे हम। अगर यही मैट्रिक्स अगर 3 रोज का होता है, मतलब इस तरीके से रहता है 3 रोज ऐसे, तो हम जो मैट्रिक्स लेते हैं इसका आइडेंटिटी वो भी 3 रोज 3 कॉलम हो जाता। ठीक है, तो ये इसका आइडेंटिटी हो गया। तो किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। एंड आइडेंटिटी हमने देख लिया। अब एडिटिव इनवर्स, इनवर्स मतलब उसका जीरो हो जाएगा यहाँ पे, एडिटिव इनवर्स। तो अगर हम किसी भी नंबर का अगर हम एडिटिव इनवर्स, जैसे 3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -3, तभी तो जीरो आएगा ये, क्योंकि प्लस माइनस 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 हो जाता है, तो 3 - 3 0 होता है। सेम अगर कोई भी मैट्रिक्स ए दिया है तो इसका आइडेंटिटी इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका ही माइनस इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका आइडेंटिटी इनवर्स क्या हो जाएगा, उसका -a। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं अगर 2 रोज 2 कॉलम का मैट्रिक्स है तो 2 रोज 2 कॉलम का उसका आइडेंटिटी इनवर्स रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को कर रहे हैं, जैसे एडिशन कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे एक दो मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे हैं और बाहर मल्टीप्लिकेशन सिंबल के है, तो मतलब ये जो के है इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। या तो आप इन दोनों को ऐड कर लो फिर के से मल्टीप्लाई करो, या इंडिविजुअली के को मल्टीप्लाई करो ए से प्लस के को मल्टीप्लाई बी से करो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आया आपका वो, और इन दोनों का मल्टीप्लाई जो करके आया वो मैट्रिक्स, दोनों का एडिशन, चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगर यही ऐसे करते हैं हम, सपोज कोई भी दो नंबर है उसके साथ अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए के साथ। अदरवाइज एक और रूल है, के को पहले ए से मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो फिर एल से मल्टीप्लाई करो और दोनों का आंसर लिख के फिर दोनों का एडिशन हम कर सकते हैं। जैसे के को पहले ए से मल्टीप्लाई कर दो प्लस एल को ए से मल्टीप्लाई कर दो, अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में एडिशन कर दो आप। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हो गई इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, सेकंड प्रॉपर्टी हो गया आपका कि के, हाँ वही जो मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर आप चाहो तो पहले इन दोनों को ऐड कर लो फिर के से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे वही किया हुआ है। तो इन दोनों को पहले चाहे आप ऐड कर लो, ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लिया, इसके बाद के से मल्टीप्लाई किया, या फिर इस ब्रैकेट को ओपन करके आप इंडिविजुअली पहले मल्टीप्लाई कर लो, दोनों मैट्रिक्स आ गए फिर दोनों का एडिशन कर लो। सेम वही चीज यहाँ पे लिखा है जो मैंने बता दिया था कि पहले इन दोनों का एडिशन करो फिर मल्टीप्लाई करो, और पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर एडिशन करो। देखो यहाँ पे वही किया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है टॉपिक। नॉन कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिक्स का जो है वो जरूरी नहीं कि वो कम्यूटेटिव हो, समटाइम कम्यूटेटिव हो सकता है पर हमेशा कम्यूटेटिव ये नहीं आएगा। ठीक है, कोई एक केस में हो सकता है, तो पर मैथ्स में कोई एक केस लेकर हम चलते हैं ना, जब जनरलाइज में हो तब भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, कि ये सबके लिए ट्रू है, पर कोई कोई केस में ये ट्रू होता है पर नॉर्मली ये ट्रू नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। तो अगर हम इसमें ऑर्डर देखने जाए मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, पहले ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो फिर जो आंसर आया उसको सी से मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले बी और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो और फिर ए से करो, आंसर हमेशा सेम आता है। ठीक है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव जाए मतलब कोई भी मैट्रिक्स को अगर किसी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे बी प्लस सी में ए को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर लो प्लस ए और सी को मल्टीप्लाई कर लो फिर दोनों का एडिशन कर लो, और इन दोनों को ऐड कर लो फिर मल्टीप्लाई कर लो। ये दोनों रूल फॉलो होता है, ये दोनों ट्रू है। सिमिलरली अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, सी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो पहले एडिशन कर लो मैट्रिक्स का और उसके बाद मल्टीप्लाई करो, और इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो, दोनों ही सेम है। ठीक है, आंसर सेम आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो कोई भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कब होगा, जब
उसका नंबर बदले ना, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। जैसे अगर 3 को मल्टीप्लाई करो तो 3 आ रहा है, बदल नहीं रहा है। वैसे अगर किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला जाए तो वो उसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने बताया था आपको कि उसके डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, बाकी सारे 0 होंगे। ठीक है, तो अगर 3 रोज 3 कॉलम का अगर आप ले रहे हो नंबर, ठीक है, तो उसके लिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा वो भी 3 क्रॉस 3 का ही आएगा। अगर आप यहाँ पे 2 रोज 2 कॉलम का ले रहे हो तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा वो भी 2 रोज 2 कॉलम का ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? उसका रो और कॉलम चेंज करना, मतलब ट्रांसफर करना। जो रो है वो सारे कॉलम बन जाए और जो कॉलम है वो सारे रो। जैसे यहाँ पे क्या है, 3 और 5 रो है, 3 और 1 रो है, 0 एंड -1/5 ये रो है। तो अगर हम इसको कॉलम में करें, मतलब इसका ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज को A' से यहाँ पे किया है, तब ये जो रो वाले एलिमेंट है वो कॉलम में चले जाए, मतलब 3, फिर इसके बाद √3 लिख लेंगे, फिर 0 लिख लेंगे। फिर ये कॉलम है जिसको रो में लिख लें 5 1 -1 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रो और कॉलम एक्सचेंज हो गए। पहले कितने थे रोज? 3 रो और 2 कॉलम थे। अभी क्या हो गया, ट्रांसपोज करने के बाद 2 रोज हो गए और 3 कॉलम हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक है, तो जो रोज और कॉलम है उसका नंबर इंटरचेंज हो जाता है जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों सेम रहेगा। अगर 3 रोज 3 कॉलम कर रहे हैं तो उसका ट्रांसपोज जब लेंगे तब भी 3 रोज 3 कॉलम के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 3 रोज 2 कॉलम के फॉर्म में है, इसलिए ट्रांसपोज हमारा कैसा हो गया, उल्टा 2 रोज 3 कॉलम में आ गया। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स अगर हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, एक बार ट्रांसपोज ले रहे हैं तो रो और कॉलम इंटरचेंज हो गया। ठीक है, रो कॉलम इंटरचेंज मतलब बदल जाते हैं, गेट इंटरचेंज। पर अगर डबल ट्रांसपोज लिया तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने ए को ट्रांसपोज किया, रो और कॉलम चेंज हो गया। फिर से इसको चेंज किया तो जो पहले रो था वो पहले रो हो जाएगा, रो से कॉलम हो जाएगा। तो डबल ट्रांसपोज अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का करें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स में फॉर्म हो जाएगा। फिर मल्टीप्लीकेशन सेम होगा, जैसे मल्टीप्लाई नॉर्मल मैट्रिक्स में करते थे वैसे ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स में। अगर के कोई नंबर है, अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स का हम कर रहे हैं तो उसका भी इंटरचेंज आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स को मैंने के से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका ट्रांसपोज लिया, तो ये इस तरीके से फॉर्म में आएगा। ठीक है, अगर हम एडिशन ले रहे हैं तो एडिशन लेते वक्त भी ट्रांसपोज एलिमेंट ही आएगा। a प्लस बी का ट्रांसपोज किया या फिर ट्रांसपोज लेके एडिशन किया, दोनों ही सेम आएगा। a और b का मल्टीप्लाई करके हमने ट्रांसपोज लिया तो इसका आंसर तब सेम होगा जब हम पहले b मैट्रिक्स से ट्रांसपोज लेंगे, फिर उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे, a ट्रांसपोज से। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का मतलब है a और b मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो, उसका ट्रांसपोज ले लो। फिर ये सेम कब होगा, जब इंडिविजुअली b का ट्रांसपोज लिया और उसका a का ट्रांसपोज लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, तब ये सेम होगा। ध्यान देना है यहाँ पे। अब हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देख लिया। ठीक है, ट्रांसपोज देख लिया, रो और कॉलम एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्यू मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है और सिमेट्रिक और ट्रांसपोज से क्या रिलेशन है, वो इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स हमने ट्रांसपोज करके बनाया, अगर वो ओरिजिनल मैट्रिक्स से सेम रहे, मतलब जैसे अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी अगर आप देखो तो वो मैट्रिक्स का अगर हम रो और कॉलम एक्सचेंज करते हैं तब भी वो सेम ही दिखेगा। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया आपका सिमेट्रिक का। सिमिलरली ये एग्जांपल हो गया आपका एक सिमेट्रिक का, जिसमें रो और कॉलम एक्सचेंज किया फिर भी सेम नंबर आ गया आपको। ठीक है, सेम मैट्रिक्स जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वैसे ही हमें मिल गया, तो इस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक और चीज आपको समझ लेना है, स्क्यू सिमेट्रिक में हमेशा डायगोनल एलिमेंट जो रहता है वो 0 रहता है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो सेम दिखना चाहिए, दोनों रो और कॉलम हमने एक्सचेंज किया तो अगर। ठीक है, ये हो गया। पर अगर स्क्यू सिमेट्रिक हम देख रहे हैं तो उसके नेगेटिव होना चाहिए, मतलब जो हमने ट्रांसपोज किया, मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया, मतलब रो और कॉलम एक्सचेंज किया, वो मैट्रिक्स किस फॉर्म में होना चाहिए हमें? -a, मतलब जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका
सभी नंबर का साइन जो है उसका नेगेटिव ले लें हम। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ये है, ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज दिया, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव क्या आ गया। तो इसका ओरिजिनल मैट्रिक्स मतलब कैसा है आपका, इसका ओरिजिनल मैट्रिक्स आपका है A इज इक्वल्स टू 0 -1 2 1 0 -3 और -2 3 एंड 0। ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है और जब हमने ट्रांसपोज दिया तो इसका नेगेटिव आया। इस तरह के मैट्रिक्स हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको क्लैरिटी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा जब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो अभी मैंने एग्जांपल ना के बराबर या फिर ये क्वेश्चन ना के बराबर सॉल्व करवाया है। तो अब क्योंकि एक्सरसाइज भी बहुत सारे हैं और आपका सिलेबस भी बहुत वास्ट है, तो जो बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन है मैं वहां से उठाऊंगी इस चैप्टर के लिए। जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए रहेंगे पास्ट ईयर्स में, वो सारे क्वेश्चन मैं इसको लूंगी एक वीडियो में, 1 से 2 मैक्सिमम 3 वीडियो में कवर कर दूंगी एक चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। और मैं सॉरी कहना चाहूंगी कि मैं हर एक्सरसाइज नहीं करवा पाऊंगी, क्योंकि ये पीपीटीज बना के करना बहुत मुश्किल होता है और मेरे पास वो व्हाइट बोर्ड या कैमरा सेटअप नहीं है उस तरीके की आपको प्रॉपर दिखे। क्योंकि अगर मैं मोबाइल से भी शूट करने जाऊँ तो वो क्लैरिटी नहीं रहती है और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वीडियो में क्लैरिटी ना रहे और फिर दिमाग लगा के पढ़ो। एक तो पढ़ना ही दिमाग लगा के रहता है, फिर उसको देखो भी ध्यान से, तो काफी खराब लगता है, खुद को खराब लगता है तो फिर सामने वाले को कितना खराब लग सकता है वो वीडियो। तो इसीलिए मैंने उस तरह का वीडियो नहीं बनाया। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट ही इस वीडियो में मैंने कवर किया है और जो इससे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं बोर्ड एग्जाम से उठाऊंगी और 2-3 वीडियो में मैं कवर कर दूंगी। हर एक चैप्टर से कॉन्सेप्ट करूंगी और कॉन्सेप्ट के बाद रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे उसको मैं सारा कराऊंगी। 1 मार्क्स से लेकर 2, 3, 4 जितने मैक्सिमम मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन आपके। तो आप टेंशन मत लेना, कम से कम इतना तो मैं करवा दूंगी, बाकी आपके टीचर्स को एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो ये रिलेटेड क्वेश्चन है, ये 3 टॉपिक आपके चैप्टर से रिलेट कर दिए गए हैं सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं कह रही हूँ। अगर यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड जो भी जुड़े हैं मुझसे, अगर उनके लिए अगर कोई और टॉपिक इसमें ऐड होता है, मतलब ये टॉपिक्स आते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं उसे अलग वीडियो में कवर कर लूंगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले बता दिया आपको, क्वेश्चन मैं बोर्ड एग्जाम पेपर से लूंगी, तो उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तो आप जरूर देखें उस वीडियो को भी, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो देख के सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, पर उसको अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन से तो आपको काफी अच्छा हेल्प मिल जाएगा उस वीडियो से। तो और जो भी मेरे पास सीबीएसई बोर्ड के पेपर्स हैं और अगर बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड वाले भी जुड़ते हैं मुझसे, तो वो अपने क्वेश्चन पेपर मुझे ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे, मैं उसको सॉल्व करके वीडियो में दे दूंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी ये हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।